अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, सलाम। और सत श्री अकाल, बिल्कुल। बस लेकिन लेकिन सर, बात सारी ये है कि खैर लोग दो एक दिन से लाइव हमारा मिस कर रहे हैं। सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग एक जल्दी दो करेंगे कल लाइव। कल आईपीएल की कल वजह से से हम हो गया, मगर कल से करेंगे। बिल्कुल कल से करेंगे। आईपीएल की वजह से कुछ हो गया, लेकिन आईपीएल की वजह से हमने अपना लाइव नहीं छोड़ देना है। आप ही बिजी थे। लेकिन खैर आज बहरहाल आपसे थोड़ा टाइम हमें मिल गया है तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ईरान की तरफ अगर हम शुरू ईरान से करते हैं, बाद में तो खैर और एक दो चीजें और भी मुझे आपसे पूछनी थी। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनसे जो है वो जेडी वेंस और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की फोन पे बात हुई है और सारी रात ये लोग फोन पे बात करते रहे। तो बात वही की जा रही है कि किसी तरीके से सीज फायर की तरफ लाया जाए। तो क्या सीज फायर हो पाएगा? देखिए आरजू जी, अब मुझे ये आसिम मुनीर और जेडी वांस की बातचीत के विषय में पता नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि आज जयशंकर साहब ने ईरान के, कतर के, बहरीन के, यूएई के और अमेरिका के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनसे उनकी बहुत विशेष चर्चा हुई है। हम्म। और देखिए, जिस तरफ ये जा रहा है वहां जाना नहीं चाहिए। आपने देखा ट्रम्प साहब की ट्वीट को, जिस तरीके का अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस उन्होंने यूज किया वो बहुत दुखद है। ईरान हम्म। एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, इस तरीके की भाषा ईरान के लिए उपयोग में लाना इसको अनएक्सेप्टेबल ही माना जाएगा। सारी बातें और चैट आजाद कर लीजिएगा। तो पॉइंट मेरा ये है आरजू जी कि इस तरीके से जो होने जा रहा है, कल उन्होंने कहा पावर सेंटर टारगेट करेंगे। सेंटर टारगेट का मतलब हॉस्पिटल बंद, पावर स्कूल बंद, इंटरनेट बंद। ये बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग इलाज करवा रहे होंगे, उनकी अपनी जो है चिकित्सा चल रही होगी। ये सब चीजें ठीक नहीं है। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि ये ना हो। मेरी ईश्वर से कामना है डील हो जाए। ईरान को भी अब सेंस में आना चाहिए, हो गया, आपने अपनी शक्ति दिखा ली। आप मार भी किसको रहे हो? अपने ही लोगों को मारे। जितनी दुश्मनी आपने ली है पिछले एक दो महीने में यूएई से, क्या मिडिल ईस्ट में आपकी रिस्पेक्ट रहेगी अब कभी? एक बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो गया ना। अगर मान लीजिए शत्रुता थी उसको और बढ़ गई तो उसको उसको और जो है बढ़ाए जाने की आवश्यकता कतई नहीं है। मैटर यहीं खत्म हो। दोनों देश एक रेस्पेक्टेबल सोल्यूशन पे आए और किसी का भी जो है वो नुकसान ना हो। और मैं फिर कहूंगा कि अगर पावर सेंटर पे अटैक किया जाता है, इलेक्ट्रिक सेंटर पे अटैक किया जाता है, तो देखिए ये भाई लोगों के हॉस्पिटल में वो होंगे, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट का ऑपरेशन, किसी का सर्जरी, कुछ भी हो सकता है। बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, इंटरनेट सब बंद हो जाएगा, टीवी, ये वो, मतलब लोग लिटरली पानी बंद होने का मतलब कि बिल्डिंगों में हमारे बिजली बंद होने का मतलब है हम्म। हाई राइज बिल्डिंग में पानी नहीं जा पाएगा, वाटर सप्लाई रुक जाएगी। बहुत बड़ा भाई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। तो मैं ईश्वर से यही, महादेव से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो और कल दोनों लोगों में सीज फायर हो जाए। अमेरिका को ये सब करने की आवश्यकता ना हो। जितना हो गया वो बहुत है। अब रुक जाए, अब थम जाए और दोनों देश अपना आगे बढ़े। जी। लेकिन सर, बहुत अरसे से सब इंतजार कर रहे थे, मेरे समेत, कि भाई भारत की तरफ से कोई बात की जाए। भारत इसमें कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस वॉर को रुकवाने में। और जैसे आपने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने कई फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बात की है, तो ऐसे वक्त में आपको डॉक्टर जयशंकर का जो है वो बाकी कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से बात करना कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? और क्या वो कोई बात मनवा सकेंगे, या बस ये एक जिसे कहते हैं ना, खाना पूरी होगी कि ठीक है जी, बात कर ली, एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी कर दी और उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस वॉर में? नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया की बात का बहुत फर्क पड़ेगा। भारत एक इस पूरे जो रीजन में कह लीजिए वो बहुत रिस्पेक्ट रखता है। ठीक है ना, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। अब ईरान के जो, अब आपने देखा कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से ट्वीट आ रहे थे, वो अपनी 7,000 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का वो मेंशन कर रहे थे। तो वो समझते हैं भारत की एक क्रेडिबिलिटी है। और यदि भारतवर्ष, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की
बहुत जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है। जो वो कहेंगे, अभी कुछ दिन पहले इजराइल के जो हमारे एम्बेसडर हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी चाहें तो वॉर रुक सकता है। ईरान के जो थे एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी चाहें तो वॉर रुक सकता है। तो मोदी जी की बात वो मानेंगे और मोदी जी लोगों की बात को सुनेंगे। उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी बात का एक वजन है, बिकॉज कि वो इजराइल में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने वो ईरान में हैं। उसका ये कारण है कि वो ना तो ईरानियों का बुरा चाहते हैं, ना तो वो इजराइलियों का बुरा चाहते हैं। उसका कारण ये है कि उनको ईरान ने भी, अरे उनको सऊदिया से लेकर के हर मिडिल ईस्ट की कंट्री ने बेस्ट सिविलियन का अवार्ड दिया है, हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड दिया है। तो इजराइल ने भी उनको अपने कनेसेट में एक बार बोलने का मौका दिया है। तो इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी की है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भारतवर्ष हल्ला करने में यकीन नहीं रखता, लेकिन एस जयशंकर साहब एक बहुत डेफ्ट, जिसे समझ लीजिए वो हैं, क्या कहते हैं उसको, राजदूत रह चुके हैं, उनको डिप्लोमेसी का बहुत ज्यादा आइडिया है। एंड आई थिंक कि वो सीरियसली इंडिया कुछ बात कर रहा है, बिकॉज ये मैटर हम भी नहीं चाहते कि ये एस्केलेट हो, क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली यूज की है ट्रम्प साहब ने, वो फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं। उनको अपना खुद भी पता नहीं चला। 2 दिन पहले उन्होंने बोला था, मुझे याद है मैंने सुना था, वी डोंट केयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा ऑयल कहीं और से आता है। अब उनको पता चलने लगा है कि उनकी भी इकोनॉमी जो है हॉर्मुज से कनेक्टेड है और बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है उनको। तो वो कह रहे हैं कि खोल दो इसको वरना हम ये कर देंगे। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि बातें और लफाजी करना अलग चीज है और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मैं उसी तरीके से ईरान को भी कहूंगा कि आपको कोई जबरदस्ती अपने लोगों के बारे में तो सोचे, उनके भलाई का सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, उनके अच्छे जीवन के बारे में सोचे। युद्ध में किसी का कोई भला नहीं है। 1,000 लोग, 10,000 लोग, 1,00,000 लोग, 2,00,000 लोग मरने के बाद भी आपको टेबल पर ही आना है। तो अभी आ जाए, नेगोशिएट करें, दोनों कंट्रीज विन विन सिचुएशन में हो और अपने अपने लोगों की भलाई के कार्य में वापस से वो जुट जाए। सर तीनों कंट्रीज, क्योंकि इजराइल को भी ना भूलिए, इस बीच में इजराइल भी है और ये सारा तमाशा जो लगा है वो असल में नेतन्याहू की वजह से लगा है, जिसको कि उसकी अपनी कंट्री के लोग भी पसंद नहीं कर रहे। यानी इजराइल में भी कोई नेतन्याहू कोई बड़े फेमस एक या फेवरेट पॉलिटिशियन के तौर पे अब नहीं देखा जा रहा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कई बार पाकिस्तान जब कहता है कि जी हम ईरान और अमेरिका के बीच में बात करा देंगे और हम इस लड़ाई को रुकवा देंगे, तो बहुत से लोग कहते हैं मेरे समेत कि भाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपने अमेरिका को भी खुश रखना है और आपने ईरान के साथ भी रहना है। तो किसी एक की तरफ होने का मतलब होगा कि आप कुछ कर रहे हैं, वरना दोनों की तरफ नहीं रहा जा सकता। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत कैसे बैलेंस करेगा, क्योंकि ईरान के साथ भी आप चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे हैं, आपके टर्म्स अच्छे हैं। इजराइल के साथ भी मोदी जी की एक बड़ी वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल बाप है और भारत माँ है, और वो जो है इजराइल के साथ बहुत अपना एक अटैचमेंट जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच में? देखिए, आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था कि ये सब नेतन्याहू की वजह से हो रहा है, मैं आपसे इससे कतई सहमत नहीं हूं। ये सब मिडिल ईस्ट करवा रहा है। ये न्यूज रिपोर्ट आ चुकी है और कई बार आ चुकी है, खुल्लम खुल्ला हो चुकी है कि एमबीएस साहब ने वो किया है ट्रम्प साहब को। ये एमबीएस साहब है, वो कह रहे हैं जो वॉर आपने शुरू किया उसको बीच में छोड़ के मत जाइए। तो ये एक तरफा अगर आप लोग यही, दिस इज व्हाई यू कैन नॉट बी अ मीडिएटर, क्योंकि आप साइड लेने लगते हैं। अगर आपको मीडिएट करना है और आप अपने आप को पोजीशन में लाना चाहते हैं तो न्यूट्रल रहिए पहले। इजराइल के बारे में भी वही देखिए, एक जो मीडिएटर होता है उसकी क्या खास बात होती है। मीडिएटर की खास बात ये होती है वो दोनों पक्षों का भला सोचता है। वो किसी भी पक्ष के बारे में कोई राय नहीं रखता, और यदि उसकी किसी एक पक्ष के बारे में अच्छी राय है, दूसरे के बारे में वो खराब राय रखता है, तो वो मीडिएटर नहीं बन सकता। वो पक्षकार बन सकता है, वो उनका वकील तो बन सकता है किसी एक साइड का, बट वो मीडिएटर नहीं बन सकता। ठीक है ना। मीडिएटर इज नॉट एडवर्सोरियल सिस्टम। देखिए, जब आप लिटिगेशन करती हैं, कोर्ट में जाती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप होता है, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, हम एविडेंस लाएंगे, तुम्हारे को झूठा साबित करेंगे, ये करेंगे। ये एडवर्सोरियल सिस्टम लिटिगेशन में होता है। लेकिन आप मीडिएशन में ये नहीं करते हो। मीडिएशन में दोनों पार्टी कोशिश की जाती है रिश्ते। मीडिएशन में डिसीजन लेना नहीं पर्पस होता है, इस नहीं होता है। मीडिएशन का पर्पस है रिश्ते बच जाएं। मीडिएशन का पर्पस है कि आपके जो एक दूसरे के बारे में राय है वो अच्छी रहे लोगों के। जैसे अब आपका मान लीजिए आप एक केस हार गई, लेकिन आप सच्ची थी, तो आपको उस केस को हारने का दुख रहता है, डिस्पाइट कि वो जस्टिस सिस्टम से आता है।
तो मीडिएटर के लिए वकील होना और जज होना तो दूसरी चीज है, मीडिएटर एक बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिएटर दोनों पार्टीज का भला सोचता है। आप लोग नहीं सोच सकते ईरान का भला, क्योंकि एक इम्बेडेड, चाहे गलत या सही मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक इम्बेडेड हेट्रेड है इजराइल के लिए कि नेतन्याहू जी बुरा है, बाकी हम सब अच्छे हैं। अब ये सही है ये गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि अगर आप न्यूट्रल एनालिसिस कीजिए आरजू जी, सब जगह ये प्रूफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट जो है वो इजराइल से ज्यादा चाहता है कि अटैक हो और ये वॉर हो और ईरान बर्बाद हो। इसमें कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। तो फिर ये तो आप ठिकरा यूएई पे भी फोड़ दीजिए, ये ठिकरा आप फोड़ दीजिए सऊदी अरेबिया पे कि वो ये वॉर चाह रहे हैं। सब लोग कह चुका है। अभी कल नेतन्याहू साहब ने कहा कि भाई अमेरिका अपने मन से आया है यहाँ पे, अमेरिका को लाने वाला कौन था? तो मैं सर अभी तक ये खैर ये बात तो अभी तक नहीं कही जा रही कि ये गल्फ कंट्रीज ने ये वॉर शुरू की है। वॉर शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन मैं आपसे जो कह रही हूँ कि वो आप लोग बैलेंस कैसे रखेंगे ईरान और इजराइल में? बैलेंस हमें नहीं रखना, बैलेंस इन लोगों को रखना है। हमें इनको ये बताना है कि भाई मीडिएट करने का मतलब, हमें को बैलेंस क्या करना, हमें इनको ये करना है मीडिएशन का क्या मतलब है कि इससे कहां चले जाओगे आप इस लड़ाई से कहां जाओगे? एक दूसरे को मार के, एक दूसरे का पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद आप कहां आओगे? यहीं आओगे वापस से। ये आपको समझना होगा। जैसे अमेरिका ने इराक में अटैक करने के बाद वहां से जब वो गए, अल्टीमेटली क्या हुआ? आईएसआईएस बन गया। आप अफगानिस्तान में आए, आपने इतने ट्रिलियन डॉलर फूंक दिए, अल्टीमेटली क्या हो गया? तालिबान आ गया। तो इसलिए पॉइंट ये है, अमेरिका को भी ये समझना पड़ेगा कि वो जो डेमोक्रेसी को बेचने का उन्होंने धंधा शुरू किया है वो छोड़ दे। डेमोक्रेसी लोगों के ऊपर छोड़ दे, जिनको चाहिए होगा वो लेंगे, जिनको नहीं चाहिए डेमोक्रेसी वो थियोक्रेसी में रहे, वो जंगल में रहे, वो बाढ़ में रहे। ये अमेरिका का सरदर्द नहीं होना चाहिए कि आप दुनिया को जाकर के डेमोक्रेसी और फ्रीडम बेचने निकल जाओ। और उसी तरीके से ये ईरान का भी वो नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया को शिया बना दे, मुसलमान बना दे और वर्ल्ड का अंत हो जाए। उनका भी इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दोनों का काम है अपने अपने लोगों की भलाई सोचना। ये बात समझानी है आपको कि ये बात आज नहीं तो आपको कल समझ में आएगी। अभी ये है कि एक दूसरे के साथ जो हो गया रिश्ते अच्छे बना ले, और उसके बाद जो है ये इजराइल जो है वो ये ईरान जो एक्सेप्ट करे, इजराइल वहां पे रहेगा, पैलेस्टाइन भी वहां पे रहेगा। ईरान इजराइल को ये समझाया जाए कि आप जो अपनी ये ऑक्यूपाइंग टेरिटरी है उनको छोड़े, और पैलेस्टाइन के लोगों को ये बोला जाए कि आप टू स्टेट सोल्यूशन को मान लें, जितना इजराइल जो 1947 के समय में था, या 1947 अगर नॉन पॉसिबल है तो 1967 के समय से जो हुआ है उसको मान ले, और वहां पे रह करके जेरूसलम को वापस से इंटरनेशनल सिटी मान ले। हालांकि ट्रंप साहब ने जेरूसलम को डिक्लेयर कर दिया था इजराइल की राजधानी, समझ रही है ना? तो वो अब एक सोल्यूशन हो सकता है, दोनों पार्टी को बैठा करके समझाया जाए। बाकी तो लेकिन सर ट्रम्प की स्टेटमेंट हर दूसरे दिन बदली होती है सर। वो एक जहां से शुरू हुई थी ये लड़ाई, उधर से अगर आप देखना शुरू करें, आज बल्कि मैं किसी शो में बात भी करूंगी या किसी, उसने पूरी डिटेल डेट वाइज भेजी है, तो उसमें तकरीबन कोई 20-25 बार तो ट्रम्प ने अपना ही स्टेटमेंट जो है ना वो बदला है। कभी कहता है हाँ, कभी कहेगा ये करूंगा, कभी कहेगा वो करूंगा, कभी कहता हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कभी कहता हम तो जीत गए, कभी क्या कभी क्या। तो ये इसकी कह रहे दिमागी हालत भी ट्रम्प की ठीक नहीं है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स का क्या मतलब लिया जाए? वही, तब तो बड़े मजे ले रही थी जब रोज इंडिया का एक एक जहाज गिरा देते थे। तब आप लोग तो बड़े, और वो इंडिया बिना बोले वो तो बोलते थे जहाज गिर गया, रोज आप लोग मजे ले लेके बताती थी। हम लोग कहते थे, हमने कहा कि भाई उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई है हमारे आपके बीच में, आपके कहने पे वॉर रुका है। आप लोग हमें तब मजे लेती थी। तो लॉ ऑफ कर्मा है आपके सामने आ गया नहीं हमने क्या किया सर, वो तो हम वैसे, हमारे तो कुछ नहीं किया। आप तो हमारे तो अभी भी जहाज गिराएगा अगर हम बोलेंगे तो। वो तो अभी नहीं 2-4 मतलब जहाज और भी हमारा ये गिराने वाला कहना था, है कि हमने रोक दिया। हमने कहा बस बहुत हो गए, बस हमने 11 जहाज बहुत है, वरना आपके 16 हमने जहाज गिरते हैं जैसे ट्रम्प के अपने गिरे। हमने ये कहा था कि ट्रंप साहब का भारत पाकिस्तान के सीज फायर में, ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर में कोई लेना देना नहीं है। अब तब पाकिस्तान जुड़ गया था, नहीं ट्रंप सच्चा है। आपको याद है ना, आपके प्रधानमंत्री जी गए थे, मोदी जी एक बार भी नहीं गए। मोदी जी को बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया गया, मोदी जी नहीं गए। मोदी जी उनका फोन कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे। भाई दबे आपको पता है ना, मोदी जी उनका फोन कॉल नहीं रिसीव कर रहे। तो पॉइंट ये है कि आप लोग कह रहे थे ये आदमी दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है, इसको नोबेल प्राइज दो। ये तो सब आपने किया है।
इससे ये पता चलता है वो कितनी तो हमारे लोग आज भी कह रहे हैं, वो तो जो गवर्नमेंट है वो आज भी यही कह रही है कि ट्रम्प से बेहतर तो बंदा ही कोई नहीं है। अभी भी इन्होंने नहीं, आज ट्रम्प नहीं के कह रही खिलाफ है, तो कोई आज ये बात, बात नहीं कह रही है ना, ट्रम्प के आज ये बात खिलाफ तो कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। हम ट्रम्प कुछ के बैलेंस खिलाफ रखने की कोशिश। ट्रम्प के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ट्रम्प के फेवर में नहीं आ रहा ना, आप तो फेवर में बोल रहे थे भाई। आप खिलाफ और फेवर की बात, आप न्यूट्रल नहीं थे, आप तो कह रहे थे दिस मैन डिजर्व्स नोबेल पीस प्राइज, हम नॉमिनेट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये, उस समय भी आप शांत रहते, न्यूट्रल रहते, पर आप तो उस समय गोद में जाके बैठ गए, लिटरली शहबाज शरीफ साहब को गोद में उठा लिया था उन्होंने। तो बॉटम लाइन ये है कि हम लोग तभी समझ गए थे कि सर ट्रम्प एक आप लोगों ऐसे, की बहुत याराना था एक जमाने में, जब ट्रम्प का फर्स्ट टाइम जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो मोदी जी के लिए तो बड़ा फंक्शन किया गया था। और जब ट्रम्प आपके आया था तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ बहुत इवेंट्स अरेंज किए थे। तो एक जमाने में तो आपकी भी बहुत बनती थी सर ट्रम्प से, अब आपकी नहीं बन रही, हमारी बन रही है, तो उस पर इतने उतावले होने की क्या जरूरत है। नहीं, आप दोनों चीज को, उस समय ट्रम्प के साथ हमारी पाकिस्तान के साथ वो लड़ाई नहीं हो रही थी। आप लड़ाई के बाद ट्रम्प से, आप अगर ऐसे कहा जाए तो उस समय आपके ट्रम्प के साथ बड़े खराब रिश्ते थे। आपकी टीवियों पे एनालिसिस मैंने सुनी है कि ये आ जाएगा, ये जो है उससे तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देना, ये एंटी मुस्लिम है, ये फलाना है धिमकाना है। आपके टीवियों पे गालियां देते थे लोग बैठ करके भाई ट्रम्प सर के आने हमारे पर। यहाँ गालियां नहीं दी जाती सर, आपके टीवी चैनल्स पे गालियां पड़ती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती। यार और फिर अल्लाह मैंने तो ताला कुछ खौफ दिन करे। पहले हमारे एक दोस्त को भी गालियां पड़ी थी आपके चैनल पे। मैंने तो एंकर को कहा भी कि ब्रेक क्यों नहीं ले ली भाई तुमने, उस बेचारे को क्यों इतना पिटवाया है। तो वो सर हमारे यहाँ जो है वो इस तरह नहीं होता, हम ब्रेक ले लेते हैं, हम रोक देते हैं शो को। लेकिन बात सारी ये कि आप लोगों की भी बहुत दोस्ती थी, जब हमारी दोस्ती हुई तो आपको बुरा लग गया, ऐसे ही जब आप आपकी अफगानिस्तान से कंपैरिजन दोस्ती ठीक, तो ये। आप कंपैरिजन ठीक नहीं कर रही है। मोदी जी की दोस्ती प्रधानमंत्री बनने से पहले की है, उनकी मित्रता जब वो नॉर्म सीएम भी नहीं थे तब से है भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हुई है। ही न्यू डोनाल्ड ट्रंप इवन प्रायर टू बिकमिंग पीएम, और उनके फैन थे डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं वो ये बात कि आई नो मोदी फॉर लास्ट 20 ईयर्स, वो प्रधानमंत्री तो सिर्फ 11 साल से है। पॉइंट क्या है कि वो उनका तब से था। वो ट्रंप साहब ने इंडिया को जो चिढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि ब्रिक्स के पावर में आने के बाद वो चिढ़ चुके थे। वो उनकी जो क्रेडिट लेने की आदत थी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया के लिए एक बहुत सेंसिटिव मैटर है उस पर अपनी टांग अड़ा दी और कहा कि ये सब हमारा किया हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को काफी आहत हुए वो, पर कुछ बोला नहीं उन्होंने। लेकिन जो झूठ बोल रहे थे, वो जिस क्रेडिट को वो ले रहे थे, वो एक तरीके से मीडिएटर बनने का प्रयास कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे, जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हम चुप हो गए। लेकिन आप इससे कहिए कि उसके पहले ये था, भाई हम तो बहुत पहले, अब कल को मान लीजिए हम आपके लिए दुष्ट आदमी बन जाए तो कहे आपका तो बड़ा अच्छा दोस्त था। अरे आज हमारे आपके संबंध अच्छे, लोगों के संबंध बाद में खराब हो जाते हैं, लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, बाद में डिवोर्स फाइल कर देते हैं। इसका क्या कीजिएगा? एक बीवी को पाने के लिए एक आदमी क्या क्या नहीं करता, उसके बाद 5 साल बाद वो यही प्लान बनाता है कैसे इसकी गर्दन काट के हम तकिए के नीचे छुपा दे। ये सब होता है भाई। या बीवी प्लान करी होती है कि इसको ड्रम में बंद कर दे। हमारे यहाँ आजकल नीले ड्रम में पति पाए जा रहे हैं, और नीले ड्रम में पाए जाए वो दिक्कत नहीं है, धड़ा और गर्दन अलग अलग है। इसमें प्रॉब्लम है कि भैया पैर के पास गला रखा हुआ है और ड्रम में बॉडी मिल रही है। तो तो पॉइंट ये वाह। है कि ये सब होते हैं रिश्तों में। एक समय मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, उसके बाद वही उसके साथ भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा नहीं ही रह। संग नहीं रह सकता, हाँ ऐसा इट्स होता है। ह्यूमन लाइफ, ये लोगों के संबंध उतरते चलते रहते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब ने कश्मीर मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की, जो इंडिया के लिए रेड फ्लैग था। उस पर हम उनकी एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते थे। बाकी वो जो कहते रहते थे हमें कोई दिक्कत नहीं था। मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे, और वो आज भी कहते हैं कि मोदी इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वो आज भी कहते हैं। मगर वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे, वो चाहते कि मोदी जी प्रेशर में आके बोल दे ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने रुकवाया, जो सच नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, आपके रिक्वेस्ट पे वो रोका गया था। जो सच था वो सच सामने आया, आप लोग उनके साथ चले गए। तो सर यही है। ऐसा तो नहीं है कि एक बड़ी कंट्री है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट एक पावरफुल आदमी है, उसके साथ आप लोग ज़ाहिर बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। और ना तो उन्होंने कभी आपको कहा रशियन ऑयल ना लें, कभी टैरिफ लगा दिया, कभी क्या कर दिया। आप लोग तो किसी जगह कुछ नहीं बोले, जो कि एज अ कंट्री, मतलब एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री आपको बोलना चाहिए था। नहीं, आपकी दिक्कत ये आप शब्दों को बोलना समझती हैं। शब्दों से ही नहीं बोला जाता, एक्शन से बोला जाता है। आंखों से भी बोला जाता है, ये आंखों कहना से चाह भी रहे हैं। बोला अखियों जाता से है। गोली मारे तो मोदी जी ने क्या अखियों से गोली मार रहे थे ट्रम्प नहीं, को? वो अखियों से भी गोली नहीं मारे थे, वो अखियों से न्यूक्लियर बम मार दिया उन्होंने, चल शांत रह गया। पॉइंट क्या था कि भैया
आपने हमसे कहा कि रशियन ऑयल मत लो, हमने रशियन ऑयल ले लिया, आपकी सारी बात खत्म हो गई। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया, हमने कहा आपने नहीं रुकवाया, आपकी बात खत्म हो गई। सो बॉटम लाइन ये कि हमने आपकी कोई बात नहीं मानी, वही हमारे लिए ये था। हमने आपका फोन नहीं उठाया, जब हमने आपका फोन नहीं उठाया, 4 फोन उन्होंने किए, जब ये उनकी मीडिया ने कवर कर लिया कि मोदी जी हैज रिफ्यूज टू पिक अप द फोन, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भाई। कई बार ये है ना, ये भगत सिंह जी ने जब इंपीरियल असेंबली के उसमें बम फेंका ना, ग्रेनेड, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंका था वेल में, मतलब जो असेंबली होती है, जो पार्लियामेंट होता है, उसका एक जगह होता है जिसको वेल कहते हैं, वहां पे बम फेंका था ताकि कोई मरे नहीं, किसी को चोट ना लगे। तो लोगों ने अरे उनसे पूछा कि बम फेंकना था तो आप अंग्रेज के ऊपर फेंक देते। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये आवाज की थी बहरों को सुनाने के लिए। सो दैट वाज द आइडिया कि ये एक लिमिटेड एक्शन था। बाकी ठीक है, अब आप जिसको अब जो कह रहे हैं। पता नहीं मोदी जी फोन क्यों नहीं उठा रहे ना। कई बार लोग इसलिए भी फोन नहीं उठाते कि अगर फोन उठाए तो दूसरा लड़ने लगेगा। मेरे भी एक दो बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा फोन इसीलिए नहीं उठाते कि उठाएंगे तो मैं लड़ने लगूंगी। उनको उनको ऐसा लगता है कि मैं लड़ने लगूंगी, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं लड़ने का। लेकिन उनको ऐसा लगता है, तो हो सकता है मोदी जी इसलिए फोन ना उठाते हो कि ऐसा ना हो कि उठाएं और उधर से ट्रम्प कुछ बोलते हैं और मोदी जी ना कर पाए। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। यस, यही बात थी कि उन्होंने फोन किया तो अब वो बोले हमारी मोदी जी से बातचीत हुई है, मोदी जी ने कहा कश्मीर पे आपकी बात हमें एक्सेप्टेबल। अब ले फंस गए। अब आप वो प्रधान राष्ट्रपति हैं, बड़े देश, उनका इंपॉर्टेंट है, आप उसको ना भी नहीं कर सकते। तो आरजू जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही, वही बात थी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहरहाल सर देखते हैं कि अच्छा, ये आपने वॉर तो कुछ नोटिस किया इस कुर्ते के बारे में? ये वही है जो मुझे नहीं। आपने भेजा था। अच्छा, ये वही है। आप अभी तक इसमें आ रहे हैं? अच्छा। अभी तक आ रहे, मतलब यार हद हो गई है। ऐसा कैसा फूल रहा हूं मैं, बातें करनी है आप, कह रही अभी तक आ रहे हैं मुझसे। भाई आदमी हूँ कि गुब्बारा हूँ मैं, फूलता ही जाऊंगा हर 2 मिनट पे। यार बहरहाल सर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने कुर्ता पहना, बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। और जैसे कोई बहुत आता बहुत जाता धन्यवाद होगा, कि मैं आपने मुझे आपको कुर्ता कुछ भेजा। और नए कुर्ते भी भेजने का सोच रखे, लेकिन कोई मेरे हत्थे नहीं आ रहा कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है लोगों ने आना जाना बंद कर रखा है। तो जैसे ही कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ चीजें और भेजूंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। और कल प्लीज लाइव के लिए आ जाइएगा, नहीं तो पब्लिक बहुत अंडे टमाटर मारने वाली है। थैंक यू। उसका हमने ऑमलेट बना लेना है।